हाँ जी बताइए। तो जो है हाँ जी किनका मंगलेश्वरी आपका डाउट है ये बताइए। एक्स एफ ये सर उसके बी में कंफ्यूजन है। बी ऑप्शन में एफ आर से 0 to ∞ में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो विच ऑप्शन इज आर ट्रू है ना। तो एफ जो है R2 है ना यही है और ये कॉन्टिन्यूअस है ठीक है। सो विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू। देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट, तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा एक्स मिलेगा जहाँ एफ एक्स की वैल्यू रूट अंडर F1 एफ ऑफ -1 इसके रूट के इक्वल होगा। तो ये कहना चाह रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ F1 एंड F-1 है ना। अब सोचिए यस सर। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तो है कि जैसे आपके पास 2 नंबर्स हैं तो उसके जो अर्थ पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पॉजिटिव है ना, एफ एक्स तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। तो होता क्या है, किसी 2 नॉन नेगेटिव नंबर का मीन निकालो, चाहे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब उन 2 नंबर के बीच ही आएगा है ना। तो ये तो यस सर। श्योर है कि ये जो नंबर है F1 इंटू F-1, ये अब कौन किससे लार्जर उस पर डिपेंड करेगा है ना। जैसे अभी अगर मान लूँ कि F-1 छोटा है मान लेता हूँ और F1 बड़ा है तो ऐसा होगा, या आपको अगर जैसा होता है कि ये छोटा है ये बड़ा तो उल्टा कर दो। तो ये है कि ये इन दोनों के बीच में ही आना है ठीक है। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है ना, दिस इज समथिंग लाइक एफ ऑफ के बोल दो। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसा नंबर -1 और 1 के बीच हमें जरूर मिलेगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग एफ के की वैल्यू ये होगी। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इस बीच का हर वैल्यू कोई ना कोई पॉइंट जो अटेन करेगा ही, क्योंकि कहीं ब्रेक तो है नहीं। समझाया कुछ, ये चीज़ है। यस सर। इस बीच का है, मान लो यहाँ है तो बीच का कोई नंबर है, ये नंबर है बीच का, तो ये वैल्यू कोई ना कोई ऐसा नंबर मुझे मिलेगा ही जो अटेंड करेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, इसीलिए। ओके सर। हम्म इसमें क्या है डाउट आपका नेक्स्ट वाले में कि बी में n है ना, एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो n टाइम एक्स एन प्लस 1 माइनस दिस। सर इसमें बी क्यों नहीं होगा? काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो इसका कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो जिसमें ये फॉल्स हो जाए। ऐसा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जैसे नहीं सर। हाँ मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए यही है, रूट एन ले लो, 1/√n ले लो, क्या होगा उससे, ये कितना आएगा चेक करो। या मैं ऐसा बोलूँ, डाइवर्स। या ऐसा करो ना, √10 जो है हमें एक्सन क्या लेना है, 0 पे जा रहा है ना, इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म नहीं हो जाएगी। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है लेस डोमिनेंट हो देन n, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो सर मतलब डी कैसे ट्रू होगा? इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, डी कह रहा है कि n टाइम एक्स एम माइनस एक्स एन, तो ये कहना चाह रहा है कि एन एक्स एन कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि एन अंदर ले आऊंगा वही बात है। तो एन एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस है, एन एक्स एन कॉची है तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कह रहा है। अच्छा
हम्म। सर एन एक्सएन को कोशी बता रहे हैं तो एक्सएन मतलब 1/n से बड़ा होना चाहिए। एक्सएन तो 1/n पे कन्वर्जेंट है, तो एन एक्सएम माइनस एक्सएन भी तो डाइवर्जेंट होना चाहिए ना शायद। हम्म 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 क्योंकि m को अगर n+1 ले लेंगे तो ओके हो जाएगा। हाँ b तो स्पेशल केस है d का। अगर d होल्ड करेगा तो b भी होल्ड करना चाहिए। अगर d ट्रू है तो b भी ट्रू है। यस सर। xn कन्वर्जेंट है तो xn+1 माइनस xn 0 पे जाएगा, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा है। इसका पहला ऑप्शन है क्या, काउंटर एग्जांपल है कि डिफरेंस दो टर्म का जीरो पे सर ना जाए। पहले हम्म पहला ऑप्शन क्यों फॉल्स है? मैं कह रहा हूँ एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मान लो एक्स एन की लिमिट एल है, तो xn+1 की लिमिट भी एल होगी, यही ना? यस सर। तो इसका डिफरेंस का लिमिट क्या होगा? 0। जीरो ही होना है। तो मॉड की लिमिट क्या होगी? जीरो। तो पहला क्यों फॉल्स है? यहाँ इफ पूछा है, मैं देन बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में इफ पूछा है, देन नहीं पूछा है ना, हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि विच ऑप्शन इम्प्लाई, यहाँ मैंने ये अज्यूम किया है ना, और देन बताना। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है जो इम्प्लाई करेगी कि एक्सन कन्वर्जेंट है ना? दोनों अलग चीज़ है। यहाँ हमने कहा कि एक्सन कन्वर्जेंट मान लिया मैंने, तब मैंने कहा ऐसा होगा। अब ये उल्टा कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा होगा, इसी का कन्वर्स पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जहाँ डिफरेंस जीरो पे जा रही है बट वो कन्वर्जेंट ना हो। मिल जाएगा ना? हम्म ये इसका एग्जाम्पल है √n+1 माइनस √n, ये लो। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पे जाएगी, बट यहाँ एक्सन क्या है एक्चुअली? एक्सन है √n जो कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन फॉल्स है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर बी सही होगा, क्या बी इंप्लाई करेगा कि एक्सन कन्वर्जेंट है? क्या बी ऑप्शन इंप्लाई करेगा कि एक्सन कन्वर्जेंट? यहाँ वो नहीं पूछ रहा है ना, हम वो कह रहे थे कि डी सही, तो वो क्योंकि यहाँ पूछ रहा है इफ विच ऑप्शन इंश्योर्स दैट एक्सन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बताता है सर कि। हम्म सर बी में -1 की पावर n ले लेंगे तो 0 पे हो जा रहा है, कन्वर्जेंट नहीं है। -1 की पावर n। n। हाँ, लेकिन हमें क्या है, तो ये n इंटू -1 की पावर n लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये कहाँ पे जाएगी लिमिट? तो ये भी देखना लिमिट कहाँ जा रही है, जो बी ऑप्शन की लिमिट है वो क्या होगी? द क्वेश्चन इज, ठीक है, ये हमारा एक्सन है, लेट्स से। सो एक्सन ये है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द लिमिट, तो ये बताओ xn+1 माइनस एक्सन ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? चलो इसका 0 पे। मॉड ले लो, कहाँ कन्वर्ज करेगी? अगर ये जैसे एक पावर ज़्यादा है ना, तो ये अगर 1 है तो ये -1 होगा, या ये अगर +1 है तो ये -1 है, तो कहाँ पे जाएगी बताओ? सर 0। कैसे? नहीं सर 2 हो जाएगा। क्योंकि है ना, क्योंकि ये पावर ज़्यादा हो जाएगा ना ये, तो जब ये 1 है तो ये -1, तो ये 1+1 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 पे कन्वर्ज करेगी, है ना? ये 2 होगी, और n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 2n होगी, और इसकी लिमिट तो इन्फिनिटी हो जाएगी उस केस में, इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होगा कि ये जीरो पे जाए, ठीक है?
सर प्रीवियस एग्जांपल से भी तो हो जाएगा जो अंडर रूट एन वाला लिए थे। हाँ, अंडर रूट एन लेंगे तो क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटी पे ही जाएगी। अच्छा, तो यहाँ तो इन्फिनिटी ही होगा ना, मुझे लगता है। क्या होगा देखो, यहाँ से क्या आएगा, एन इंटू वन बाई, हम लोग ये ले रहे हैं ना, रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट अंडर एन। जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो वन हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन प्लस रूट एन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन। वो लेने के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये रूट एन कॉमन लेंगे तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी, है ना, ये है। तो हमें कोई डाइवर्जेंट लेना पड़ेगा जब ये लिमिट जीरो पे चली जाए। ऐसा एग्जांपल लो कि डाइवर्जेंट कोई सीक्वेंस लो जहां ये लिमिट जीरो पे चली जाए। तो ऐसा कब होगा, जब डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा हो जाए। एंड ये सब थ्योरम्स है एक्चुअली, है ना, या तो याद है या तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो कह रहे ये एन एक्स एन कॉची है, तो एन एक्स एन कॉची है, इसका मतलब क्या है कि एन एक्स एन कन्वर्जेंट है, और एन एक्स एन कन्वर्जेंट है तो ये गारंटी है कि एक्स एन की लिमिट जीरो ही होगी, ये तो है। और एक्स एन कन्वर्ट, इसलिए डी ऑप्शन ट्रू है। बी सफिशियंट गारंटी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसका काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, बी का ढूंढना। उसमें क्या हो रहा है, डी कह रहा है कि एन एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो एन एक्स एन की लिमिट, अच्छा एन एक्स एन कहाँ कन्वर्जेंट है, वो पता नहीं कॉची है। अच्छा, तो ये एन एक्स एन कहाँ पे जा रही है, किसी लिमिट एल पे जा रही है, तो क्या लगता है एक्स एन कहाँ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा वन बाई एन, वन बाई सकता है ना। एन, वन बाई एन जैसा, वन बाई एन स्क्वायर जैसा, इसको जीरो पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू जीरो हो रहा है तभी तो फाइनाइट आ रहा है। ये इन्फिनिटी पे जाएगी, ये जीरो पे, तो जीरो पे जाना है। तो डी एनश्योर कर रहा है, ठीक है ना, बी एनश्योर नहीं करेगा। बी का हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। या मैं ऐसा ढूंढूं कि ये कन्वर्जेंट ना हो, जैसे अगर मैं समेसन लगा दूं, मतलब n इंटू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये जो है हमारे पास, इसकी लिमिट ज़ीरो है। इसका मतलब है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो पे जाएगी, ये ज़ीरो पे तो जाएगी, ठीक है। एंड क्योंकि इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो कोई फाइनाइट नंबर आएगा तो इसको ज़ीरो पे ही जाना पड़ेगा। एंड क्या ये ज़ीरो पे जाएगा ज़रूरी है कि कन्वर्जेंट होगा, फिर से वही काउंटर एग्जांपल आ जाएगा, लेकिन वो तो इसके लिए ना, इसके लिए काउंटर एग्जांपल। इसका सीरीज अगर डाइवर्जेंट हो जाए, ऐसा देखो, जरूरी तो नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो। ढूंढना पड़ेगा ना, एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इसका मुझे। मतलब कैसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा कि एक ऐसा एग्जांपल एक्सएन लेना पड़ेगा जिसमें ये जीरो पे जा रही हो बट एक्सएन कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। मिलेगा मुझे लगता है, अभी देखना पड़ेगा मुझे भी कि, सर हाँ सर डी ऑप्शन में तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि एन एक्स एन कन्वर्जेंट है ना। हाँ, एन एक्सएन कन्वर्जेंट है, हाँ। सर इफ एन एक्स एन कन्वर्जेंट है तो इसका मॉड भी तो कन्वर्जेंट होगा, तो मॉड एक्स एन प्लस वन माइनस मतलब एक्स एन प्रोडक्ट में एन में ये भी तो कन्वर्जेंट होना चाहिए। हाँ कन्वर्जेंट है, ये भी तो है, तो तो सर कन्वर्जेंट। ये और दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे गारंटी, यहाँ पे बोल रहा है कि एम एन कुछ भी ले लो उसके लिए कन्वर्जेंट है, इसलिए वो कन्वर्जेंट हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है ये एन प्लस वन है, ये सिर्फ कंजिक्यूटिव टर्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों अलग हुआ ना, दोनों केस अलग है, सेम नहीं है। वहाँ पे कह रहा है कि एन एम कुछ भी ले लो उसके लिए ओके है, तो कोई टर्म बहुत दूर का है
तब भी उसके बीच का डिफरेंस सफिशिएंटली स्मॉल होगा, वहां ऐसा कह रहा है। यहाँ वो सेम नहीं कह रहा है, यहाँ अलग चीज है, ठीक है ना। ए एन माइनस ए एम लिखना और ए एन प्लस वन माइनस ए एन लिखना सेम थोड़ी है, दोनों अलग अलग है ना। यहाँ एम एन कुछ भी हो सकता है, तो ये जनरल, ये कॉची के डेफिनेशन में ये आता है, ये कॉची गारंटी नहीं देगा, ठीक है ना, ये है। अच्छा। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इसलिए इम्प्लाई कर रहा है कि ए एन कन्वर्जेंट होगा। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये अगर जीरो पे जा रही है तो ये गारंटी देगा कि ए एन कन्वर्जेंट है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना। ये देखो थोड़े ऑनलाइन आप सर्च करके देखो ऐसा एग्जाम्पल जहाँ ये जीरो पे जा रहा हो बट ये कन्वर्जेंट ना हो, तो ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका ही देखते हैं दूसरे जो है। हाँ जी, आपको कुछ डाउट है अदिति, कुछ पूछना आपको? अच्छा हाँ, हाँ भेजा जी आपने। सर, मुझे ये एमएलई वाले में पूछना है। बताइए कौन से वाले क्वेश्चन? सर ये जिसमें एमएलई कैलकुलेट किया गया, कि एमएलई पूछ रहे हैं कि इसका एमएलई क्या होगा। x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, पॉपुलेशन हैविंग दिस, ठीक है। पीडीएफ थीटा अगर x1 है और पीडीएफ 1 माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस 1 है, अगर x की वैल्यू 2 3 ये है। अच्छा, दो पैरामीटर हो गए यहाँ पे तो पीडीएफ में। एंड एक्स एन मिनिमम है, थीटा 0 से 1 में है, एंड लैम्बडा 2 3 4 डॉट 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 है। n1 n2 n लैम्बडा n के इक्वल है। अच्छा, n लैम्बडा तक चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एमएलई ऑफ थीटा इज n1 अपॉन n and MLE of lambda is xn if n1 is n, क्या क्या रखा है, या n1 is less than n। एक मिनट, हाँ देखिए जी, इसमें क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ तो आ नहीं रहा, क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक्स अगर 1 है तो थीटा है, तो मतलब एक्स अगर 1 है तो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा है। n1 क्या है यहाँ पे, n1 टू n लैम्बडा इज n। अच्छा, nj इज अ नंबर ऑफ xi विच टेक्स वैल्यू j। अच्छा, nj, n1 का मतलब वैसे पॉइंट जितने बार 1 वैल्यू अटेन कर रहा है, n2 वो वैल्यू जितनी बार 2 अटेन कर रहा है, n लैम्बडा इज द वैल्यू दैट लैम्बडा टाइम, ऐसा हो रहा है कि लैम्बडा टाइम n है,
सो यहाँ पे होगा क्या, MLE कैसे निकालते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, यही ना कुछ इसका अप्रोच है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं है, बट इस तरह क्वेश्चन मुझे मिला है पहले भी। इसका देखना पड़ेगा, मुझे तो अभी आता नहीं है, तो इसको स्किप करो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बताइए क्या है। सर इसमें ना मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ा ऐसे शो वगैरह करने में कि कब अनबाउंडेड होता है कब नहीं होता है, तो ये क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए पहले। जैसे फंक्शन, इसमें किसकी बात कर रहा है, बाउंडेड बाउंडेड का पार्शियल डेरिवेटिव ना। तो पहले आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे मुझे अगर ये चाहिए कि एफ एक्स एक्स वाई को मुझे अगर बाउंडेड दिखाना है, अगर मुझे इसको जो है मुझे दिखाना है कि बाउंडेड है, पहले आप क्या करो, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जब वाई को कांस्टेंट मान के, ये कुछ क्वांटिटी आएगी। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आर टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, आर टेंस टू जीरो, मतलब आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है ना। इस पे अगर ये क्वांटिटी बाउंडेड आ रहा है तो बाउंडेड है, अगर इस पे ये अनबाउंडेड हो जा रहा है किसी एक कंडीशन में तो वो अनबाउंडेड है। बताइए, जैसे सिंपल, अगर मुझे सिर्फ ये चेक करना होता कि ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, तो मेरा क्या बनता कंडीशन यहाँ पे, ये बनाता आर की पावर 2a, एक्स को क्या लेते हैं कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा, तो ये आता साइन की पावर 2a थीटा एंड सो ऑन आर स्क्वायर, तो यहाँ आता आर की पावर 2a माइनस 2 साइन की पावर 2a थीटा, यही है। तो आर 2 इंटू a माइनस 1 साइन 2a थीटा। सो यही है। अब बताइए बाउंडेड होगा, ये कब बाउंडेड होगा कब बाउंडेड नहीं होगा, आप कंडीशन चेक कीजिए। अगर a 1 है तब ये बाउंडेड है, a अगर लेस देन 1 है तो कहाँ आ जाएगा, तो 1 के लिए बाउंडेड हो जाएगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 हुई, मान लो है ना a 1/2 है, तो ये r की पावर क्या आ जाएगी, तो r तो क्या होता है हमारा, है ना रेडियस होता है, तो ये ओरिजिन के नेबरहुड में, अच्छा ओरिजिन के नेबरहुड शायद ये तो 0 0 है ना, ओरिजिन पे तो 0 0 है ना, 0 0 है ओरिजिन पे। तो मेनली मुझे लगता है लार्ज आर के लिए चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आर टेंस टू आर अगर बहुत लार्ज है, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ a मोर देन 1, तो ये हो जाएगा आर की, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी एज, तो इसके लिए तो बाउंडेड होगा, इसकी कंडीशन है। तो वैसे ही उसका भी है, मुझे लगता है उसको चेक करना पड़ेगा। और ओरिजिन पे तो 0 0 पे 0 0 0 रहता है, तो मुझे लगता है 0 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दे रखा है, तो इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम अब उसको एक क्वेश्चन था इस तरह क्वेश्चन गेट में शायद आया हुआ है, कि जहाँ पे आपको चेक करना है कि फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, इस तरह का है क्वेश्चन वहाँ पे गेट में, शायद ही गेट या जैम के PYQ में है। तो डिफरेंशिएट करके देखो, ये कंडीशन दे रखा है उस पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके चेक कर लो, जैसे 3/2 कह रहा है, 3/2 से लार्जर लेके चेक कर लो, ये है। नेक्स्ट में क्या डाउट है बताइए। सर इसमें मेरे को ये है, जैसे अगर हम एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब उसको जब हम करेंगे तो वो लाप्लास बन जाएगा थीटा कॉमा 1/2। तो सर इसमें हमारा जो MLE होगा वो होगा मीडियन तो इस ये केस में। फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये मैक्सिमम तो उसको मिनिमाइज करना है, किसका मीडियन, सर इसका एक्स, सर इसमें वही पूछना है मुझे कि किसका लेंगे, एक्स क्यूब का मीडियन लेंगे या एक्स का मीडियन लेंगे। एक्स क्यूब का ना, तो ये होगा, तो x1 क्यूब x2 क्यूब एंड xn क्यूब, इसका मीडियन निकालिए, मिडिल वैल्यू क्या है वो आ जाएगा, आपके पास n हाँ कितना जी है, सर, तो यही ये पूछना था कि क्यूब का लेंगे कि किसका लेंगे। xi क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ओके सर। हाँ जी आप बताइए क्या है आपका, तो सर इसको अभी चैट जीपीटी किए तो क्या कर रहा है, मॉड xn+1 - xn लेस देन एप्सिलॉन बाई n कर दे रहा है,
और इसका जब सीरीज ले रहा है तो 1/n डाइवर्जेंट हो जा रहा है, तो सर मतलब एप्सिलॉन बाई एन कर सकते हैं आरएचएस में लाके? नहीं नहीं, एप्सिलॉन बाई एन करने का मतलब क्या है कि एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो तो लेस देन 0 ही हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ढूंढना है ना हमें कि ये 0 पे नहीं जा तो रहा सर हो। वैसे, हाँ, सर वैसे तो हो जाएगा, तब तो फिर वो हो जाएगा ना, क्योंकि सीरीज बनेगी तो सीरीज एप्सिलॉन बाई एन, तो 1/n डाइवर्जेंट होगा, तो मतलब वो इम्प्लाई नहीं करेगा एक्शन कन्वर्जेंट है। तो सर वो तो ठीक है, लेकिन 1/n से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे एप्सिलॉन बाई एन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एन तो इधर है, मतलब वैसे तो कर सकते हैं, मान लो लेस देन एप्सिलॉन कर रखा है, लेकिन उससे क्या होगा? क्वेश्चन ये है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। वैसे तो कर ही सकते हैं, एन इधर इन्हें बुला तो सकते हैं। तो सर हो जाएगा ना फिर, क्योंकि सीरीज बन जा रहा है, और यदि 1/n डाइवर्जेंट है तो वो इम्प्लाई नहीं करेगा कि एक्शन कन्वर्जेंट होगा। हम्म मतलब यहाँ पे सीरीज लगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हो आप? तो ये तो यस डाइवर्जेंट सर। है, हाँ। तो इसकी गारंटी नहीं तो देगा सर, फिर वो। यस सर। हाँ, उसकी गारंटी तो नहीं देगा। ओके सर। ये नेक्स्ट में क्या है आपका? सर नेक्स्ट में इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसको कर रहे थे तो नहीं हो रहा है, एमएलई से करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। पैरामीटर रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड है तो रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे जो है अगर कोई कंडीशन, देखो यहाँ लैम्बडा आपको फिक्स कर रखा है कि लैम्बडा जो है 0 से लैम्बडा नॉट के बीच है ना? तो एमएलई इसी बीच में आना चाहिए। तो जब आप एमएलई निकालते होंगे आपको एक्स बार मिलता होगा, लेकिन एमएलई एक्स बार तब होगा जब एक्स बार की वैल्यू इस इंटरवल में है, ठीक है? और लैम्बडा नॉट हो जाएगी अगर एक्स बार मोर देन लैम्बडा नॉट है। बताइए। और इसी को आई ओके थिंक सर। इसी को ये भी लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ जो लिख रखा है उसने एक्स बार एन लैम्बडा नॉट, क्योंकि एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस में होने चाहिए, ये चीज़ है। ओके सर। हम्म नेक्स्ट में क्या है? द एंट्रीज इन अ 2x2 determinant are integers that are chosen randomly and independently, and for each entry the probability that the entry is odd is p. The probability that the value of determinant is even, मतलब even डिटर्मिनेंट है ना, इवेंट इज हाफ, देन वैल्यू ऑफ पी इज। तो इसको ओपन करो करो, क्या है इसमें? इंटीजर वैल्यूज हैं, तो डिटर्मिनेंट हाफ होने का क्या मतलब है? यहाँ से ए डी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू जो है ना, सो ए डी माइनस बी सी कितना हो जाएगा? हाफ है, यही ना? इवन होने की। क्या बोला? अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है। ओ, प्रोबेबिलिटी यस है सर। कि डिटर्मिनेंट इज इवन। अच्छा, इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। सर इसका केस बना के किए थे, पर आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एंट्री इज ऑड इज पी, मतलब एंट्री ऑड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो और इवन होने की 1 - p है। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हाफ होगी, इवन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, डिटर्मिनेंट को इवन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इवन कब आएगा। तो ये दो नंबर का डिफरेंस इवन कब देता है आंसर? या तो दोनों इवन या तो दोनों ऑड। सो दो ऑड का डिफरेंस इवन होगा, दो इवन का डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि ए डी, ठीक है ना, एंड बी सी, मतलब ये है कि ए डी इज इवन एंड बी सी इज इवन, और
ऐसा हो सकता है कि AD ऑड हो जाए एंड BC दोनों ऑड हो जाए, तभी डिफरेंस इवन हो सकता है। अब आप ये बताओ कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट इवन कब आएगा? एटलीस्ट वन इवन हो। कम से कम एक इवन होने चाहिए, और वैसे यहाँ भी है तो कम से कम एक इवन हो। तो यहाँ पे फिर से वही है कि AD में से कम से कम एक तो इवन है, या तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो अलग अलग है ना, मुझे लगता है अलग कर सकते हैं, क्योंकि AD इवन है एंड BC। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज लिख दो। मतलब ये ABCD तो अलग अलग 4 नंबर है ना, तो उसका AB क्या चूज करेंगे, उससे BC से रिलेशन है, अब तो हटा दिया हमने इवन इवन का, तो इसको अलग अलग कर लो, और ऐसे ही इसको भी ऐसे अलग अलग कर दो। अब आगे आप लिखो इसमें कोई एक, तो 1 माइनस कर देते हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 माइनस A एंड D दोनों को क्या होना पड़ेगा? ऑड, ऑड। तब जाके प्रोडक्ट ऑड आएगा। 3 3 9, तो बोथ ऑड, तो A को ऑड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पी। P, एंड इसको ऑड होने की P, ऑड होने की P या इवन होने की P? ऑड होने की P, सर तो ये ऑड। P स्क्वायर हो गया, तो यहां से आपका P स्क्वायर हो गया, यहां भी सेम ही आएगा। यस सर। ठीक है, अब प्लस, अब यहां देखिए AD ऑड है, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑड कब आएगा? दोनों ऑड हो। दोनों ऑड हो, तो ये हो गया P स्क्वायर P स्क्वायर, ये हाफ है। बताइए हाफ P की वैल्यू क्या होगी? P तो पूछा है, क्या पूछा है? P। सॉल्व करो इसको, यहाँ से P निकल आएगा। गलत कर रहे थे हम इससे पहले। ठीक है, यस सर, हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई। सर एक और बचा था, हम्म थर्ड नंबर पे। अब कौन सा बचा है? हो तो गया ना? अच्छा ये सर हम्म यस सर, एक्सपोनेंशियल वाला। consider the PDF given by this, okay, based on one observation X with the above PDF, a UMP test size alpha है ना, for testing H0 और H1 दोनों दे रखा है is। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका कि तो इसका जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ जब आप लिखेंगे ये तो अलग अलग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ये ना, जो प्रोडक्ट करेंगे तो E की पावर माइनस n थीटा, यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा 1 प्लस E की पावर xi माइनस थीटा। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये तो है ना, ये तो वैसा हो गया एनीवे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना सिंपली जो H0 हमें दे रखा है थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, तो ये समझो ये इसके इक्विवेलेंट ही आएगा। और H1 क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर होगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे पैरा हाँ तो फ्री है वैसे तो, देखता हूँ थीटा मोर देन थीटा नॉट। तो इसका क्रिटिकल रीजन ये तो पहली बात ऐसा होना चाहिए, सिंगल सैंपल साइज है ना, तो वो लगा सकते हो लाइक्लीहुड फंक्शन L थीटा नॉट अपॉन MLE। MLE क्या होगा यहाँ पे? अगर MLE निकालोगे तो MLE की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। L जो भी MLE आएगा, MLE मतलब कहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा इसका,
कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है ना। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो, क्या होगा? सर नहीं आ रहा है एमएलए। तो मैं ये ऐसे ही होगा, एक्स मोर देन के ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली में ना, तो उस पर अगर फिट कर दे इसको हम, लॉग एक्सपोनेंशियल कर दे, या अगर निकालोगे तो मुझे लगता है एक्स ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। कैसे निकाले मैक्सिमा, कैसे करोगे? लॉग ले लो पहले, लॉग ले लो, डिफरेंशिएट करो, मतलब ये पीडीएफ कोई लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, लॉग निकालो इसका, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा की वैल्यू निकालो क्या आती है, तो मुझे ऐसा लगता है एक्स आएगा शायद। तो ये लेस देन इक्वल टू के करके देखो, सिंप्लीफाई करो। अगर प्रूफ लिखना है तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली ये आ जाएगा, क्योंकि h1 के अकॉर्डिंग है ना ये आ जाता है, तो एक्स मोर देन के होगा। अब आगे क्या कहना चाह रहा है? फॉर सम के, तो मोर देन के वाला क्या है? ए और सी, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मोर देन लेस देन, तो ठीक, तो ए तो आ गया, कहाँ डाउट है इसमें? सर इसका एमएलए नहीं निकाल पा रहे थे। एमएलए ने जो देखो, हर बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल जो है ना, ज़्यादातर केस में क्या, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का है, तो उसमें h1 अगर ये है तो यही क्रिटिकल रीजन होगा। और अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये आ जाएगा, यही बनेगा, इससे आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप, है ना, तो और लिख लो। सर सिर्फ एक्सपोनेंशियल में होता है कि बाकी सब में भी? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फैमिली। एक्सपोनेंशियल यस फैमिली, एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या होता था? जिसके पीडीएफ को हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसका ई टू द पीडीएफ है ना, पावर। हाँ, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ई ऑफ लॉग ना, ई की पावर ई एक्स पी ऑफ ए थीटा बी एक्स, फिर आ गया सी थीटा इंटू, है ना, मान लो डीएक्स। डी एक्स टाइप का। हाँ, तो यहाँ जो समेसन डी एक्स आई आता था, ये आपका आता था कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, वो होता है। तो इस तरह जिसको लिख सकते हैं वो आपका एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। तो सर सारे एक्सपोनेंशियल फैमिली में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से डिसाइड कर सकते हैं यदि नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी हाँ, में है क्योंकि तो? ये थ्योरम है, हाँ, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली में फिट हो सकता है, तो अगर ऑल्टरनेटिव है थीटा मोर देन थीटा नॉट, तो उसका जो क्रिटिकल रीजन होगा एक्स मोर देन के ही होगा, या टी मोर देन के ओके होगा, जहाँ टी कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी भाई, बताओ किसका क्या डाउट है? सर मेरा मैंने भेजा है। बताओ इसमें क्या डाउट है पहले वाले में? पहले वाले में अल्फा की वैल्यू नहीं आ रही थी सर, बीटा तो आ गया 1/4। ई मैक्स उसका पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन मैक्स एक्स कॉमा वाई, और वही दिया है जो डेटा गिवन है, बस उतना ही है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करो, निकालो, और क्या, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है हाँ तो लिखना? उससे हम्म उससे ई मॉड एक्स माइनस वाई आ रहा था, वो नहीं आ रहा था फाइंड, क्योंकि वो डेटा गिवन नहीं है ना, इसलिए। तो डेटा गिवन नहीं तो मैं क्या करूंगा बताओ, फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? नहीं वो मैंने किया तो मुझसे नहीं हुआ, देखना आप एक बार सर।
तो ई एक्स ई वाई तो इक्वल है, तो ये तो ज़ीरो है हमारे पास, क्योंकि ई एक्स ई वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों का यहाँ से तो इतना ही आ रहा है, आगे का पता नहीं है ना, यही पॉसिबल है। मॉड एक्स माइनस वाई इसका पता नहीं भाई, नेक्स्ट बताओ। एक सेकेंड सर, सेकेंड वाला का बता दीजिए अप्रोच, क्योंकि ये फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा था, मैंने किया था इसको। 2x1 5x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो 3 अपॉन वाई माइनस टू कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। 3 अपॉन वाई माइनस टू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो सिंप्लीफाई करो इसको अगर किए थे तो। टू इंटू एक्स वन प्लस 3 इंटू x1 प्लस x2, और डिनोमिनेटर में आता है x1 प्लस x2। हम्म सॉरी ये आएगा ना, 3 इंटू x1 प्लस x2 बाई, हाँ सही है सर, बाई 3x2। अब इसका मीन क्या आएगा, x1 बाई x2 का पता नहीं। x1 x2 इंडिपेंडेंट है, हाँ,
हाँ सर, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। सर ये टेलीस्कोपिंग सीरीज नहीं बन रहा था, तो जीरो नहीं हो रहा था इसमें। एक तो नीचे वाला ब्रेक हो जाएगा 1/k माइनस 1/k प्लस 1, और ln वाला भी ब्रेक हो जाएगा माइनस वाला टर्म में। फिर ओपन करके वो कट नहीं रहा था सारा टर्म। क्यों नहीं कट रहा है? नहीं कटेगा ये कैसा नहीं हो गया ये? ए के माइनस ए के प्लस 1, यही है ना ये? हाँ, ये खोलेंगे तो क्या ऐसे में होगा? हो गया था। हम्म। ऐसे हो जाएगा। मैंने उसको वो एक्सपेंड किया था ना, अलग अलग करके, तो तब नहीं हो रहा था। हाँ, ऐसे log 1 एक बच जाएगा, जीरो हो जा रहा है सर। ओके इसमें क्या है? सर, जिसका तो अप्रोच ही नहीं पता, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करना ये बता दीजिए। सेम है लास्ट वाला, दोनों एक ही पैटर्न पे है। करो इंटीग्रेशन करो, उसमें क्या है? या डबल डबल एक्सपेक्टेशन लगाओ। लगाओ डबल एक्सपेक्टेशन। ई ऑफ अभी सिर्फ ये निकालो, x1 करो। हम्म क्या होगा ये बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? x1 तो गिवन हो गया, तो x1 कांस्टेंट हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। पहले ये निकालो, ये क्या होगा? नहीं तो एक तरीका सिंपल है, तुम डबल इंटीग्रेट कर लो, वो भी एक तरीका है ना। अगर तुम्हें डबल इंटीग्रेशन करना आता है तो ये भी कर सकते हो। डबल इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो, जो भी दे रखा है, मतलब अपॉन 2 है तो अपॉन 2 है। यहाँ लिखो PDF ऑफ x1 x2, करो इंटीग्रेट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच हो गया। लेकिन इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। सर नॉर्मल है, वो इंटीग्रेशन बहुत हार्ड होगा। हाँ तो करो ना, करोगे तभी तो। हार्ड तो सारे क्वेश्चन होंगे, जब ट्राई करोगे तो समझ आएगा। यहाँ पे x1 कांस्टेंट हो गया, तो E ऑफ x2, तो E ऑफ t x2 कितना होता है? ये क्या होगा? जैसे कोई कांस्टेंट है, हाँ t मतलब ये कांस्टेंट ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या है? ये mgf x2 का है ना। MGF हाँ तो ये क्या आता है? x2 का ई की डिस्ट्रीब्यूशन। पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर तो स्क्वायर। बताओ ना क्या है म्यू, क्या है हाफ, क्या है फाइनल सिंपलीफाई फॉर्म में बताओ।
म्यू तो 0 है और सिग्मा 1 मीन्स हाफ सिग्मा स्क्वायर हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 होगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ जो भी नंबर है अगर अपॉन 2 है तो अपॉन 2 कर लो, कोई दिक्कत। तो अपॉन 2 है तो यहाँ x1 तो गिवन है, तो x1 गिवन 2 इज t मेरा है ये, तो x1 बाई 2 इज लाइक t, ठीक है ना। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या है सिग्मा स्क्वायर, वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ही है, 1 है, तो हाँ 1, 1 है। तो 1 रखो, तो ये 1 हो गया। और t की जगह x1 बाई 2, तो x1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये बताओ आगे ये क्या आएगा। तो ये 8 हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x1 स्क्वायर बाई 8। अब x1 तो नॉर्मल है, करो इसको इंटीग्रेट फिर से, अगर वैसे करना है तो e की पावर x1 स्क्वायर बाई 8 pdf ऑफ x1 dx माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करो, ये सब मिल जाएगा रिजल्ट, इसको तुम सर्च कर लोगे ऑनलाइन, इसको इंटीग्रेट करो या तो, और नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x1 अगर नॉर्मल 0 1 है तो x1 स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर 1। तो इतना नहीं करना है तो एक ये काम करो, काई स्क्वायर 1 में क्या आता है, काई स्क्वायर 1 ना, मान लो इसका नाम अभी मैं टी रख दिया, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t बाई 8। तो mgf ऑफ इसका क्या होता है, mgf ये काई स्क्वायर 1 का mgf क्या है, 1 बाई 2t की पावर -1। तो ये सब खुद काहे नहीं करते हो, ये हो गया काई स्क्वायर 1 एक्सपोनेंशियल 1/2, नहीं काई स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, तो ये तो गामा में चला जाएगा ना, हाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 - 2t होता है और पावर में -n/2, तो n तो 1 है, 1/2। तो यहाँ जो तुम्हारा t है वो यहाँ 1/8 है, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/8, इसकी पावर कितना था -n/2 ना, तो -1/2, तो -1/2, ये कितना आ गया 1 माइनस 1/4, 3/4 की पावर -1/2, मतलब √4/3, देखो कुछ ऐसा आएगा। बाकी कैलकुलेशन चेक करना, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, सिंपल है, e की पावर t की जगह यहाँ 1/8 है, 1/8 रख दिया, हो गया, बाकी वही है। तो ये अप्रोच है दोनों क्वेश्चन का, इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करो। बस कैलकुलेशन ठीक से चेक कर लेना, हो जाएगा। ओके सर, हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।